हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में लेक्चर नंबर 3। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का आपका 3rd क्लास है ये, और अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस को कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम लोग मेजरमेंट में किस क्वांटिटी को मेजर करते हैं, या कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे यूज होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो वो सारे डिस्कस करेंगे आज हम लोग। अच्छा, बात करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आप ये समझिए कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम कह सकते हैं जिनकी रीडिंग या जिनका आउटपुट जो है वो हमारा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार होता है किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी कि हर टाइम पे उसकी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, या हर टाइम पे उसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। वो हमारा कैसा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जैसे मान लो एक अल्टरनेटिंग करंट ही हमने मान लिया, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, मान लो ये टाइम है, और ये हमने मान लिया इसका एम्पलीट्यूड है, या वोल्टेज या करंट मान लेते हैं, करंट है। तो इसमें प्रत्येक टाइम पे, किसी भी टाइम पे आप देखेंगे तो इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ पे देखेंगे तो इसके पे आउटपुट यहाँ पे नेगेटिव है। तो यानी कि जिसका आउटपुट या रीडिंग जो है लगातार टाइम के रेस्पेक्ट में देख सकें या नोट कर सकें, तो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरीके से एक आते हैं हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे डिजिटल की बात करें तो आपने देखा होगा कि जनरली जो हमारे डिजिटल वॉच आती हैं तो उसमें क्या होता है, 7 सेगमेंट्स टाइप सी डिस्प्ले होती है। तो वो सब हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे डिजिटल में जो अगर आप आउटपुट देखोगे तो वो आउटपुट हमारा या रीडिंग जो हम लोग लेते हैं वो कहीं ना कहीं होता है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में उसका वेव फॉर्म मिलता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, यानी कि प्रत्येक टाइम पे उसका सिग्नल नहीं मिलेगा। जैसे मान लो हमने सिग्नल बनाया, एक हमने ये बना लिया, ऐसे ये सिग्नल हमारे क्या है, ये सारे सिग्नल हमने मान लिए कि पल्स टाइप से मिल रहे हैं, यानी कि 0 या 1 पे। यानी कि जिसका आउटपुट हमको 0 या 1 पे देखने को मिले तो वो हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो जो आउटपुट होगा वो कंटिन्यूअस ना हो करके डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस ना होना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आउटपुट आपको मिला, फिर ये इस पॉइंट पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला। इसी तरीके से इसने इस पे आउटपुट मिला, इस पे आउटपुट मिला, इस पे कोई नहीं मिला। तो यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी रीडिंग या जिनका हम मान जो ज्ञात करते हैं, जिनका आउटपुट होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है या 0-1 के फॉर्म में होता है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसा कहलाएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ठीक है। अब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कैसे होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, या डिफरेंट टाइप के राशियों को मेजर करते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी राशि को हम लोग मेजर करते हैं। जैसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो इनका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें कि कितने टाइप के हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारी क्वांटिटी को के बेसिस पे कौन कौन सी क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं हमारे, अगर उनके क्लासिफाई किया जाए या वर्गीकरण किया जाए तो पहले तो हम किसके आधार पे करते हैं, पहले तो हम क्वांटिटी के आधार पर करते हैं, कौन सी क्वांटिटी हमको मेजर करनी है। क्वांटिटी के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर मतलब क्या है, यानी कि कौन सी राशि हम मेजर कर रहे हैं। तो पहली राशि क्या हो सकती है,
जैसे हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं, तो करंट हम जानते हैं किससे मेजर करते हैं, अमीटर से करते हैं, है कि नहीं, अमीटर से करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करेंगे। ऐसे दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या हो सकती है, वोल्टेज हो सकती है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, आप लोग जानते हैं वोल्ट मीटर का यूज। इसी तरीके से तीसरी क्वांटिटी हमारी क्या हो सकती है, पावर हो सकती है कि नहीं, पावर। अब पावर जो क्वांटिटी होगी वो कहीं ना कहीं हम इसमें क्या, जैसे पावर को मेजर करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाट मीटर यूज करते हैं, ठीक है, वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि जो चौथी हमारी जो क्वांटिटी हो सकती है, मान लो एनर्जी हुई, एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा हुई। तो ऊर्जा को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं, एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटी के आधार पे हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें कि वर्किंग के आधार पे कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट किस किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर सकते हैं, तो वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे हमने आपको लिखाया है कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज हो सकते हैं। प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो हमारा एक क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट की प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, इन सारे प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे ही हम बात करें तो हीटिंग इफेक्ट पे भी वर्क कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे भी वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे हम उनको एनालॉग को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम लोग देखेंगे आगे। ऐसे ही हम अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन के आधार पे कि जो भी हमारी क्वांटिटी है, जो हम मेजर करते हैं क्वांटिटी को, अगर उसको हम रिप्रेजेंटेशन के आधार पे देखें, यानी कि उनका अगर प्रदर्शन के आधार पे देखें, प्रदर्शित करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे कुछ क्वांटिटी होती हैं, जैसे जो हमारी क्वांटिटी मेजर करने के समय हम क्या करते हैं, केवल डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले के समय, डिस्प्ले का मतलब क्या है, केवल हम पॉइंटर का यूज कर करके उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे आगे बात कर लेते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम मान लेते हैं बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। तो क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है वो कौन सा होता है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और थर्ड जो होता है हमारा वो होता है इंटीग्रेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं जब रिप्रेजेंटेशन के आधार पे देखते हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को तीन भागों में विभाजित किया गया है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हमारे पॉइंटर्स, जिसमें आप देखते होंगे तो पॉइंटर्स के जैसे ये मीटर है, तो मीटर में हमारा एक क्या होता है, पॉइंटर्स होता है, एक ये स्केल होती है। तो पॉइंटर जब हमारा डिफ्लेक्ट करता है तो पॉइंटर को हम देख करके, यानी कि पॉइंटर क्या है, हम डिस्प्ले करते हैं किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को मेजरमेंट के समय, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें केवल हम क्या करते हैं, ओनली डिस्प्ले करते हैं रीडिंग को। डिस्प्ले का मतलब कि ओनली हम आउटपुट को देख करके रीडिंग लेते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें
तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्प्ले के साथ साथ हम रिकॉर्ड भी कर सकें अपनी रीडिंग को, ठीक है। तो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, यानी कि डिस्प्ले भी हो जाए और साथ में उस क्वांटिटी को जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो हम रिकॉर्ड भी कर सकें। तो ऐसी फैसिलिटी हमारे किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में। ऐसे ही इंटीग्रेटिंग टाइप की बात करें तो एक इंटीग्रेटिंग का मतलब ही क्या होता है कि हम इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग टाइप दोनों की अगर फैसिलिटी हम इसमें डाल दें तो वो हमारे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी को, साथ में हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं क्वांटिटी को, साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके हम उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों क्वांटिटी को साथ में कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी इंटीग्रेटिंग क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर, वो एनर्जी मीटर हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे पीएमएमसी हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, पीएमएमसी आप जानते हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पीएमएमसी हो गया, एमआई टाइप हो गया, ऐसे ही ओम मीटर हो गया, मान लो ओम मीटर। ऐसे तीसरा मान लेते हैं कि मेगर भी हो, एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है। इसी तरीके से एक ईएमएमसी भी होता है, ईएमएमसी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये हमने नोट्स में लिखाया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो जो लोग नोट्स चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन पे आपको नोट्स मिल जाएगा, हम आपको सिर्फ यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें आप लिख लीजिएगा। जैसे ये फैसिलिटी जो हमारे जितने भी हमारे मेडिकल फील्ड में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे मेडिकल रिसर्च वगैरह में पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को, ईसीजी वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए हम साथ साथ में इसका ग्राफ भी देखते हैं, ठीक है। तो ईसीजी वगैरह जो होता है उसको इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा यूज किया जा सकता है। जैसे सीस्मोग्राफ होता है, जैसे भूकंपीय तरंगें होती हैं तो उनको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है। उसमें ये एग्जांपल रहता है इसका, ठीक है। और जैसे कॉकपिट एक वॉइस होता है जो वॉइस रिकॉर्डर के रूप में यूज किया जाता है, तो वो भी हमारा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। ऐसे ही बात करें इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग का हमने बता दिया, एनर्जी मीटर होता है आपका। अब ये एनर्जी मीटर हमारा सिंगल फेज भी हो सकता है और 3 फेज भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सब लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। अभी फिलहाल हमने आपको ये बता दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, बताइए। तो अब देखते हैं कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे बात करते हैं तो हमने बताया कि ओनली डिस्प्ले करते हैं किसी भी क्वांटिटी को रीडिंग के लिए, ठीक है। जो भी रीडिंग करते हैं वो ओनली हमारी डिस्प्ले होती है और डिस्प्ले को ही हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के दौरान। ऐसे ही रिकॉर्डिंग टाइम में हमने बताया कि इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में केवल हम जो कंटिन्यूस वेरिएशन जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आता है, लगातार हम इसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन इंडिकेट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे जो कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं या हम कह सकते हैं कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, इनको बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप पढ़ोगे इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। ऐसे टॉर्क, 3 टाइप के टॉर्क हमारे जो भी इंडिकेटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें 3 टाइप के टॉर्क डेवलप होते हैं। उन 3 टाइप टॉर्क का यूज किया जाता है। जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क। और थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है डैम्पिंग टॉर्क,
डैम्पिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? तो सिंपली आप यही समझिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का यूज हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉइंटर्स होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में, जो पॉइंटर्स होता है, इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए जो टॉर्क हमको लगाना पड़ता है, जो टॉर्क हमको रिक्वायर्ड होता है या टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, वही हमारा क्या कहलाता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि पॉइंटर को मूव कराने के लिए जो टॉर्क लगाते हैं वो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। तो मूव कराने के लगेगा तो इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक भी होगी। तो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि जो इनपुट होगा हमारा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली, ऐसे कह सकते हो, जो आउटपुट है वो हमारा डायरेक्टली इनपुट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना आप इनपुट देते जाओगे उसी की बेसिस पे हमारा पॉइंटर आउटपुट देता जाएगा। ठीक है। और इसका एक काम और होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, अगर सपोज करो हमारा इनपुट नहीं है, अगर इनपुट सपोज करो हमारा फेल हो गया, अगर इनपुट आप दे रहे हो उसको, तो इनपुट सपोज करो सप्लाई फेल हो गई, तो उस केस में क्या होगा? पॉइंटर हमारा ओरिजिनल शेप में अपने आ जाए। तो ओरिजिनल शेप में आने का भी एक पर्पज होता है इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। ठीक है। तो यही सारे पर्पज होते हैं इसमें, हम इसमें बाकायदा आपको लिखाए भी होंगे, तो सिर्फ आपका एक तरीके से यहाँ पे रिवीजन टाइप से है और इसको देख लीजिए आप, इसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का हम लोग यूज इसलिए करते हैं जिससे कि जो हमारा पॉइंटर है उसको कंट्रोलिंग पर्पज के लिए लगाते हैं। जैसे मान लो कंट्रोलिंग टॉर्क अगर होता है पॉइंटर पे, तो उस केस में पॉइंटर पर अगर इनपुट नहीं भी देते हो तो पॉइंटर हमारा क्या है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए। ठीक है। और जब कंट्रोलिंग टॉर्क की बात आती है तो हमेशा पॉइंटर जो होगा, जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा इस तरीके से पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए लगता है और कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा क्या होगा? उसके अपोजिट साइड में। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, बल इक्वल मैग्नीट्यूड में टॉर्क लगता है, ये बात याद रखना है आपको। ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से एक डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो डैम्पिंग टॉर्क का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि जो पॉइंटर होता है हमारा वो ऑक्सीलेशन करता है। तो ऑक्सीलेशन ऐसे पॉइंटर करता रहता है जिससे हमारा क्या हो? रीडिंग लेने में हमको टाइम कंज्यूम हो जाता है ज़्यादा। तो इस ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का यूज करते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने बताया है कि डिफरेंट टाइप की डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी यूज की जाती है। जैसे बात करते हैं एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क भी होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क होता है। ठीक है। तो ये सारी डैम्पिंग टॉर्क लगाई जाती है कि जिससे कि पॉइंटर हमारा जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि पॉइंटर का ऑक्सीलेशन जो है, पॉइंटर एक जगह पे नाचता ना रहे। इस तरीके से ऐसे होता है कि नहीं, पॉइंटर जब तक रीडिंग लेते हैं तो उस केस में हम उस पॉइंटर को तुरंत ही उसको स्टॉप कर सकें जब हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाए। अच्छा, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब इक्वल होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? पॉइंटर हमारे रुक जाएगा और पॉइंटर जब रुकेगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो मेजरमेंट के समय में हम याद रखेंगे जब भी रीडिंग ली जाती है तो कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा बराबर होगा, तभी पॉइंटर हमारा रुकेगा। तो ये चीज़ हमने आपको बताई भी है। ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको नोट्स बनवाएंगे आपको और इसको सही से और देखते हैं फिर। ठीक। चलिए फिर आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोग यहाँ से जुड़िए, आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करा देंगे। ठीक है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।